नमस्कार, हमारे खास इलेक्शन सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष कपूर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रविश हंडू। आज हम आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस द्वारा जारी की गई नई लिस्ट के बारे में बताएंगे। बात करें भाजपा की तो बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी की है, जिसमें नौशहरा से प्रदेश भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना का नाम फाइनल किया है और राजौरी से विबोध गुप्ता जी के नाम पर मोहर लगाई है, जिसकी अटकलें आज सुबह से ही चल रही थी। वहीं लाल चौक श्रीनगर से इंजीनियर एजाज हुसैन, ईदगाह श्रीनगर से आरिफ राजा खान साहिब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर और चारे शरीफ से जाहिद हुसैन के नाम पर सहमति जताई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस लिस्ट में इफ्तिकार अहमद राजौरी से, मोहम्मद शाहनवाज चौधरी सूरनकोट से, शबीर अहमद खान थना मंडी से और भूपेंद्र जम्वाल श्री माता वैष्णो देवी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने यह भी कहा है कि उन्होंने थर्ड फेज के लिए 18 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जो है फाइनल कर ली है, लेकिन पब्लिक में उसे थोड़ी देर में बताया जाएगा। तो रविश, अगर हम बात करें आज जो ये लिस्ट जारी की गई है, इसमें प्रमुखता से अगर देखें तो भाजपा में जम्मू डिवीजन के जो दो कैंडिडेट्स हैं, रविंद्र रैना जी नौशहरा से और विबोध गुप्ता जी राजौरी से, तो उनके नाम के ऊपर सहमति जो जताई गई है, आप इस लिस्ट को किस नजरिए से देखते हैं? जी, जी, बिल्कुल। लिस्ट आई है, काफ़ी देर हुई आने में, लेकिन अभी भी कुछ मेन सीट्स जो हैं उनका पेंडिंग है नाम। बाहू से अभी तक कैंडिडेट नहीं आया है, जम्मू साउथ से कैंडिडेट नहीं आया है, तो शायद जो कैंडिडेट्स को आगे टाइम भी कम मिले जम्मू कैंपेनिंग के बहू लिए। से अभी नहीं आया, जम्मू साउथ से तो जम्मू आ साउथ चुका से है। आ चुके जी, बिश्ना से बिश्नाह से रह गया, मर्ड से रह गया मर्ड से अभी। रह गए। बिल्कुल। तो एक्चुअली थोड़ा जल्दी करना चाहिए भाजपा को, ताकि इलेक्शन में कैंपेनिंग में टाइम मिल पाए जो सारे कैंडिडेट्स हैं। कांग्रेस को भी, दूसरी तरफ कांग्रेस को भी ये तो ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ तरीके का कंपटीशन है, कि पहले वो करेंगे फिर हम करेंगे। तो आज इन सीट्स पे काफी डिले हो गया, तो एक साथ इन दोनों ने लिस्ट अपडेट कर दी। हम ये देख रहे हैं कि जिन सीट्स की आपने बात की है, जो भी पेंडिंग चल रही है, उसमें बाहू से कविंदर गुप्ता जी का जो नाम है वो सुबह से आज चर्चाओं में था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, बिश्नाह में अभी कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है कि किसको सीट दे रहे हैं किसको नहीं। मर्ड से भी कुछ अभी उसकी क्लियरिटी नहीं आ रही है, चीजों को लेके कोई जी, नाम भी नहीं उसमें कहीं आ रहा है हमारे, अगर बात करें तो कठुआ वाली सीट अभी तक जो है वो पेंडिंग है, अभी तक उस पर वेट कर रहे हैं लोग। फिर अब अगर बात करें उधमपुर ईस्ट, जी, बड़ी जी, इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये वहां पे बिल्कुल। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर की। उस पे भी अभी तक जो नाम जो चल रहा था वो आर एस पठानिया, जो फॉर्मर विनिंग कैंडिडेट हैं रामनगर जी, के, जी, वो उनका। काफी पिछली बार भी एमएलए थे वो, एग्जैक्टली और ऐसे मिनिस्टर भी दौर रहे पे हैं। जीते थे वो जब रामनगर बड़ा स्ट्रांग होल्ड था नेशनल पैंथर पार्टी का। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा उनके खिलाफ पवन खजूरिया जी जो है वो जो है इस टाइम चल रहे हैं वहां पे सीट के लिए, जो लास्ट टाइम उधमपुर से इलेक्शन लड़े थे। और पवन गुप्ता जी तीसरे नंबर पर आए थे शायद जी, से, जी, मनकोटिया जी उस टाइम पैंथर पार्टी से लड़ रहे थे। जी, जी, पवन गुप्ता जी इंडिपेंडेंट थे और वो बीजेपी से थे और जी, तीसरे नंबर पे वो रहे थे। जी, 14 के चुनाव वो उस टाइम 14 के हार गए थे। चुनावों में हार गए उस थे टाइम पे भी टिकट वितरण के ऊपर जो पवन गुप्ता जी को टिकट नहीं दिया गया था, और वो काफी पुराने कार्यकर्ता हैं संघ के और बीजेपी के, उससे नाराज होकर वो इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो शायद मुझे लग रहा है डर सता रहा है बीजेपी को कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए कि हम टिकट किसी और को दे, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए और गलती हो जाए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें उधमपुर ईस्ट में मजालता एरिया आता है, मनवाल आता है, जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है आर एस पठानिया जी का। जी, जी, तो उस सीट पे, और अगर हम बात करें, कुछ वीडियोस में हमारे पास आई हैं जहां पे लोगों ने एडवोकेट किया है कि जो आर एस पठानी है उनको जो है सीट दी जाए। जी, जी, बिल्कुल। और पवन खजूरिया को क्योंकि पवन खजूरिया मेरे ख्याल से उधमपुर, मेन नहीं, उधमपुर से पहले एक हैं, सीट हुआ करती थी उधमपुर उधमपुर सिटी से हैं वो से मेन, और उनका शहर। वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड जी, हो जी, सकता है। जी, जी, वहां पे ये थोड़ा सा वेस्टर्न है, थोड़ा सा नीचे वाली साइड, जम्मू वाली साइड है जो ये राइट। सीट है। तो ये एक डिफरेंट है, शहर से बाहर का इलाका है। जो शहर का इलाका है वो तो ऑलरेडी पवन गुप्ता जी को दे दिया गया है, तो ये थोड़ा शहर का बाहर का इलाका है। रूरल एरिया हो गया ये। कांग्रेस का भी काफी वोट है इस इलाके में। ये बिल्कुल आउटराइटली सीट बीजेपी की नहीं है, यहाँ पे काफी कंपटीशन भी फेस करना पड़ सकता है भाजपा को। तो अगर हम बात करें जो सीट्स फाइनलाइज हुई हैं, जिन जो दो सीटें जम्मू डिवीजन की हैं, जिसमें से रविंदर रैना जी की है नौशहरा में, और उसके साथ साथ जो नौशहरा के साथ राजौरी वाली सीट है। हम्म, नौशहरा सीट के ऊपर भी बड़ी अटकलें चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि रविंदर रैना जी जो है वो शायद बहू सीट से जो है चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन फाइनली उन सब अटकलों पे विराम लगाते हुए आज अनाउंसमेंट हो गई कि वो अपने जो उनकी होम
कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहीं से लड़ेंगे जो जी नौशहरा है? बिल्कुल, देखिए जो भाजपा की लिस्ट आई उसमें हमने एक ट्रेंड देखा कि उन्होंने सीनियर लीडर्स और जो पुराने एमएलए थे उनको इग्नोर किया। हम्म। तो कहीं न कहीं हमें भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि रविंदर रैना जी भी पुराने कैंडिडेट मतलब पुराने लीडर हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं। विबोध गुप्ता जी भी सीनियर लीडर है, वाइस प्रेज़िडेंट है वो, एमएलसी रह चुके एमएलसी हैं, भी रह बिल्कुल। चुके हैं वो। तो थोड़ा-सा डाउट तो था कि क्या पता सीनियर लीडर जैसे क कविंद्र जी या निर्मल सिंह जी हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया सीनियर लीडर्स को। सत शर्मा जी हैं और भी काफ़ी जो लोग थे, जो पिछली बार एमएलए थे, उनको सीट नहीं दी गई। उनको मतलब मैंडेट नहीं दिया गया। तो डाउट था, डाउटफुल थे ये दोनों कैंडिडेट्स और आज क्लैरिटी दी है बीजेपी ने कि जी वो उनको खड़ा करेंगे और अपने जैसे ही ट्रेडिशनल नौशहरा पे सीट से। क्लैरिटी आई है सुबह से, वैसे मैं देख रहा हूँ कि रविंदर रैना जी जो हैं, जी, नौशहरा अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच चुके हैं और वहाँ पे धड़ाधड़ रैलियां जो हैं और शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पे जो इलेक्शन का माहौल था वहाँ पे गरमा चुका है अब, और काफी टफ कंपटीशन है वहाँ पे। रविंदर रैना जी के सामने पीडीपी के सुरेंद्र चौधरी जी हैं, जी, जी, जो जी। पहले पीडीपी में थे, जी, जी, फिर भाजपा में आए, फिर भाजपा से उन्होंने एनसी ज्वाइन की। बिल्कुल, बिल्कुल, वो काफ़ी पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो भी इस सारे जो हम कहेंगे जो पॉलिटिक्स है या जो इलेक्शन विनिंग की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, तो वो मास्टर हैं उसके, तो वो अच्छा है, अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा हमें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बिल्कुल, अगर श्रीनगर की बात करें तो लाल चौक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बड़ी एक मैं कहूँगा ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, श्रीनगर लाल सिटी चौक की। एक वो स्मारक है, वो काफ़ी कश्मीर को जो दर्शाता है या दर्शाता है, जो जो बुरे दिन आइडेंटिटी है कश्मीर की जो अगर हम वादी बात के करें। बुरे दिन थे जो वादी के बुरे दिन थे, तो वहीं की फ़ोटोग्राफ्स पूरी डिस्प्ले की जाती थी कि लाल चौक बंद है। और तो आज अच्छे हैं तो आज इंजीनियर भी उन्हीं एजाज की हुसैन जा जी रही हैं, है। पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, इंजीनियर एजाज ये हुसैन जी युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं, इनको बीजेवाई से जी। मैं मिला हूँ काफ़ी बार, मुझे याद है, और काफ़ी कर्मठ नेता हैं ये। जब कश्मीर में भाजपा का झंडा लोग उठाने से डरते थे, ये तब से झंडा वहाँ पे उठा रहे हैं भाजपा का वहाँ पे, जो मुझे याद है इनका। और बिल्कुल, ये वहाँ बिल्कुल। से डीडीसी इलेक्शंस भी जीते हैं अपनी सीट जी, से। जी, जी, पिछली बार के डीडीसी इलेक्शन भी वहाँ से जीते थे। इसके अलावा कांग्रेस को पीछे नहीं रहना चाहिए अभी अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने के लिए। बिल्कुल, आज सिर्फ भाजपा 6 तो ही सीटें पे इन्होंने जो है अनाउंस किए हैं जी, अपने। जम्मू क्षेत्र में जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर उसका असली कॉम्पिटिशन होने वाला है बी भाजपा के साथ, वहाँ पे अगर वो डिले करेंगे तो काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं वो। लग रहा है यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं जम्मू सिटी की, जब जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ भाजपा और भाजपा ही दिखाई दे रही है पूरे के पूरे खबरों में। चाहे वो सीट अनाउंसमेंट की बात हो, चाहे वो आपस में अंतरकलह की बात हो, कांग्रेस एक गायब सी लग रही है पूरी की पूरी, पूरे सोशल मीडिया से, मैं कहूंगा मीडिया और सोशल मीडिया दोनों से। बिल्कुल, जैसे हमने कुछ दिन पहले भी हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने इसकी व्याख्या की थी कि शायद कहीं कांग्रेस कंफ्यूज तो नहीं है हाँ हाँ या जो सीट्स का वितरण हुआ क्या कांग्रेस को एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी सीट्स मिले। हाँ हाँ। उसी दिन शाम को जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ उसी दिन शाम को उमर अब्दुल्ला जी का भी एक संदेश आया था कि उन्होंने बोला एक तरीके से हमने दया की है अपनी सीट सेक्रीफाइस किए हमने सीट्स। सैक्रिफाइस की और उनके ऊपर देने का हमने सोचा कि चलो ठीक है हम करते हैं इसको अ, इसको हम दे देते हैं सीट ज्यादा देते हैं और अगले दिन कर्रा साहब का बयान आया कि हमने राष्ट्रीय जो नेशनल कंपल्शन। नेशनल कंपल्शन के कारण ये अलायंस किया। तो एक तो कुछ तनातनी भी दिख रही है कुछ हद तक और जिस तरीके से ये वितरण नहीं कर रही है कांग्रेस तो ये थोड़ा बैकफुट पे ना चले जाए इस कारण। हाँ हाँ। अगर हम बात करें राजौरी को लेके, राजौरी में अब कुछ स्थिति साफ होती नजर आ रही है। भाजपा से विबोध गुप्ता जी हैं, उनका नाम फाइनल हुआ है। कांग्रेस ने भी आज शायद से राजौरी से फाइनल किया है, कि शायद पहले से उनका फाइनल था। जी, तो जी। किस तरह से आप देखते हैं वहां पे, किस तरह से जो है जो ये मुकाबला रहने वाला है? जी, रजौरी की बात कर रहे हैं आप? रजौरी जी से रजौरी। इफ्तिकार अहमद जी को खड़ा किया है, ये एसटी रिजर्व्ड सीट है। तो काफ़ी हद तक एक देखिए एक हिंदू एसटी एक पहाड़ी और दोनों को रिजर्वेशन मिला तो काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा वहाँ पे भी। हमने देखा है विबोध गुप्ता जी के बारे में, वो लोगों से जुड़े हुए नेता हैं, क्योंकि जब हम उनको फॉलो कर रहे थे, उनके बारे में सर्च कर रहे थे आज इस शो से पहले, जी, जी। तो उनके जब हम सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी देख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे वो जनसभाएँ करना, लोगों की समस्याएँ सुनना, उनके साथ उनको इश्यूज़ जो लोगों को आ रहे हैं, वो उनको एड्रेस करना। और हमें ये हमेशा से रिज़र्वेशन को लेके भी जो है ये जी, जी, बोलते बिल्कुल, रहे हैं उसको बिल्कुल, लेके, बिल्कुल, बिल्कुल, विभोद कि गुप्ता पहाड़ी जो क्षेत्र के लोग हैं उनको एसटी इसमें रिज़र्वेशन दी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक पायनियर थे वो रिजर्वेशन दिलाने में और वो रहे।
वो काफी अग्रसर थे इस कार्य में सारा, कि बिल्कुल आपको पहाड़ियों को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, तो हो सकता है उनको बेनिफिट मिले इसका। बिल्कुल, बॉर्डर एरिया के इशू भी उन्होंने हमने देखा है, काफी बार मीडिया में रहे हैं वो इस चीज को लेके कि बॉर्डर इश्यूज जो होते हैं उसको उठाने में भी वहां पे। तो अब ये होगी राजौरी को लेके बात, हमने उधमपुर ईस्ट की बात कर ली है। जम्मू में भी काफी गतिविधियां घटी आज दिन को, हमारे जो संवाददाता है वो फील्ड में रहे हैं। मैं हाँ चाहूंगा बिल्कुल, कि साक्षी जी साक्षी जी को भी हम लीड। साक्षी भी हमारे साथ जो है इस टाइम जुड़ चुकी हैं, जो हमारी फील्ड रिपोर्टर हैं, और इन्होंने आज जम्मू को कवर किया बड़े अच्छे तरीके से। हमने देखा कि कुछ गतिविधियां ऐसी हुई हैं जम्मू में, चाहे वो इलेक्शंस को लेके हो या एक जो आज एक सर्च ऑपरेशन चला, जिसको पहले तो एक एनकाउंटर का नाम दिया गया, लेकिन बाद में दिन ढलते ढलते आर्मी ने उस पर जो है एक सफाई भी दी थी। तो साक्षी, आप जरा बताएंगे आज किस तरह से क्या गतिविधियां रही हैं पूरी जम्मू में? जी सर, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं कि एग्जैक्ट लोकेशन की, तो सुंजवा के पास जो आर्मी बेस कैंप है, वहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो नोट की गई थी वहां पर। और जब ये संदिग्ध गतिविधियां वहां पर नोट की गई, तो फिर उसके बाद वहां पर फायरिंग की आवाज जो है वो आई है। जब फायरिंग की आवाज आती है तो फिर उसकी वजह से सारा जो बेस कैंप मैं है अपने वो प्रोड्यूसर को सतर्क हो बोलूंगा जाता फुल है, स्क्रीन और पे डालें सतर्क इनको। होने के बाद जी जी बोलिए। वहां पर ये जी बोलिए बोलिए बोलिए। फायरिंग की आवाज आने के बाद जो पूरा इलाका है और वहां का जो आर्मी का बेस कैंप है, वहां पर सभी जितने भी जवान हैं बाकी सब सतर्क हो जाते हैं। और सतर्क होने के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च जो है वो किया गया था। सर्च ऑपरेशन लॉन्च जब वहां पर किया गया, तो उसके बाद आसपास के पूरे इलाके को खंगाला गया, जिसमें आसपास की जो बिल्डिंग्स थी उन्हें भी खंगाला गया। जब उन हम्म। बिल्डिंग्स में खंगाला गया, तो आसपास की जितनी भी झोपड़पट्टियां थी और जितने भी आसपास की झुग्गियां थी, वहां पर भी आर्मी के द्वारा सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर चलाया गया। उस दौरान ये देखने को मिला कि जो वहां पे आर्मी के एक जवान थे, जो फिलहाल वहां पर कहा जा रहा है कि गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे, तो उस दौरान उनको भी बुरी तरह से वो जख्मी हो गए, घायल हो गए थे, और उन्हें फिर उसके बाद अस्पताल ले जाया गया फर्दर इलाज के लिए सर। जी, तो अभी साक्षी, आर्मी की तरफ से क्या अपडेट आई है इस इशू के ऊपर? ये जो इंसिडेंट हुआ, ये एक्चुअल में क्या था? सर फिलहाल अभी आर्मी की तरफ से अभी कोई जवाब जो है वो नहीं मिला है इसके ऊपर, और उन्होंने फिलहाल अभी सिर्फ इंजरी के बारे में ही कंफर्मेशन की है। उसके अलावा उनकी तरफ से यही कहा गया, इनफैक्ट वहां पर एसपी साउथ अजय शर्मा जो है वो भी वहां पर मौके पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा है कि बाद में कुछ घंटे बाद जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद प्रेस रिलीजेस के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है साक्षी, अगर हम इलेक्शंस को लेके बात करें या पॉलिटिक्स को लेके बात करें, जो भी चल रही है इलेक्शंस के आगे पीछे, उसके बारे में आपने आज कवर किया। आप शायद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने 2 अटेंड की थी, एक सुनील सेठी जी की थी, तो जी उसमें, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भी थी जो पीएमओ मिनिस्टर है, तो उसमें क्या कुछ जी अहम रहा बातें? सर, सबसे ज्यादा इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनसी के द्वारा जो मैनिफेस्टो निकाला गया है, उस मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें की गई हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ डायलॉग की बात की गई है, उसको अटैक जो है वो किया जा रहा है। उसी पर एनसी और कांग्रेस, इन दोनों के अलायंस को भी सलाम किया जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी जी उमर बिल्कुल। अब्दुल्ला, जो कि जेकेएनसी की तरफ से और जेकेएनसी को स्पीयर हेड करते हैं, उनकी तरफ हम्म। से जो बयानबाजी की गई है, उस बयानबाजी को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग तरह की बयानबाजी जो है वो की जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज की तरफ से एक के बाद एक बयानों की बौछार जो है एक दूसरे के ऊपर की जा रही है, स्पेशली इलेक्शन के वक्त। अगर आप थोड़ी देर पहले की नजर डालेंगे, तो फिर हमने ये भी सुना था कि फिलहाल जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, देवेंद्र सिंह राणा, जो पहले एनसी में रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर के जो लोग हैं, उनको मिसलीड करने का काम जो है वो कर रहे हैं।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी 2 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स आई थी, 2 जिसमें कि उमर अब्दुल्ला ने कटाक्ष किया कांग्रेस के भी भाजपा के ऊपर और भाजपा ने जवाब दिया। तो एक अपडेट आया था, शायद आपने देखा नहीं शायद उस अपडेट को, कि एक सुंजवा अटैक के ऊपर ये अपडेट आया है कि आर्मी ने इसको टेररिस्ट इंसिडेंट बोलने से मना किया है। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर एंड दे विल कम बैक विद द फैक्ट्स। ये डिफेंस पीआरओ की तरफ से जो आज आधिकारिक तरीके से जो एक अपडेट आया है अपडेट जो आया है। पीआरओ की जी, तरफ से, जी, जी। डिफेंस पीआरओ की तो तरफ से। इसमें बेसिकली जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 4 गोलियां चली थी, एक बंदूक से, 3 गोलियां एक बंदूक से, टोटल 7 गोलियां चली हैं। रिटेलिएशन में होंगी जी कुछ। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, जिसको कि पहले स्नाइपर शॉट भी बोला जा रहा था, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक आर्मी आर्मी की ने, तरफ से नहीं हुई कोई है। पुष्टि नहीं हुई है उसकी। अभी तक राइट, राइट। स्नाइपर शॉट की पुष्टि जो है वो आर्मी की तरफ से नहीं की गई है। और टेररिस्ट अटैक को उन्होंने रूल आउट कर दिया है। जो आज का जो अटैक है जी उसको टेररिस्ट अटैक नहीं बोल रही है आर्मी, वो कह रही है, वो जी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके अलावा उन्होंने नहीं बोला ये क्या है, लेकिन उन्होंने बोला टेररिस्ट अटैक नहीं है। ये हमें पुख्ता जानकारी ये है हमारे पास अभी। तो जो जानकारी हमारे पास जैसे डिफेंस पीआरओ की तरफ से आती है तो वो भी हम फ्लैश करेंगे और वो भी अपनी जो जनता जनार्दन है इनके साथ शेयर करते जाएंगे। बात करें, आपने मैं बयानबाजी की बात की, तो हम दविंदर सिंह राणा जी ने बड़ा अच्छा बयान दिया आज, जो कटाक्ष किया उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर, जिसको हम खुलासा नहीं बोल सकते क्योंकि वो पहले भी ऐसी चीज बोल चुके हैं इस चीज के बारे में, जब भाजपा ज्वाइन की थी उसके बाद, कि 2014 में जब सरकार बनाने की बारी आई थी जम्मू कश्मीर असेंबली की, जब भाजपा ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, तो जो चीज हमेशा एनसी पब्लिक में बोलने से बचती रही कि हमने भाजपा को कांटेक्ट किया था उस टाइम सरकार बनाने के लिए, तो वो राणा साहब ने आज जो है वो एक टीवी इंटरव्यू में ये बता दिया कि भाजपा के दरवाजे जो थे एनसी द्वारा भी खटकाए गए थे, नॉक किए गए थे, ताकि वो सरकार जो है स्टेट में बना सकें, लेकिन सीट्स 15 थी, तो कुछ उसमें जो है पॉजिटिव आउटकम नहीं आ पाया था। जी, जी, बिल्कुल, वो एक खुलासा ही कहेंगे हम उसको। एक वीडियो के एक लोकल चैनल को इंटरव्यू देते हुए उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर उन्होंने ये निशाना ताना। दोनों पुराने बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। हम जानते हैं उमर अब्दुल्ला साहब जब देवेंद्र राणा जी ने पार्टी छोड़ी थी, काफी इमोशनल भी हुए थे। राइट, राइट। तो वो स्टेटमेंट्स भी याद है। तो आज तो बिल्कुल वार और प्रतिवार का टाइम आ गया है। टाइम तो आ गया तो हम पॉलिटिकल इस एक्सपेक्ट टाइम। करते हैं उमर अब्दुल्ला जी भी इसका जवाब देंगे। बिल्कुल, हम कल एक्सपेक्ट करते हैं। वेट कर रहे हैं स्टेटमेंट का, उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट आएगा। और ये पॉलिटिकल आज कुछ इस तरह से न्यूज जो आ रही हैं, और जी, कुछ जी। अपडेट अगर आपके पास है जो जी, हम शेयर कर सकते हैं। साक्षी से मैं पूछना चाहूंगा। साक्षी, आप ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरे दिन से आज रिपोर्ट कर रहे थे ग्राउंड में, या पिछले कई दिन से कर रहे हैं। तो जो ये टिकट वितरण में देरी हो रही है, क्या इसका कांग्रेस को नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी कैंपेनिंग किक ऑफ नहीं हो पा रही है बिल्कुल। कांग्रेस की? जी रवीश जी, आज मैं आपको बता दूं कि जिस दौरान ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उस सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने भी देखा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से रमन भल्ला जो थे वो उस साइट पर पहुंचे और उन्होंने इस सब को एक फेलियर के तौर पे उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्शन पर चुनाव जो और इलेक्शंस और चुनावों की अगर बात करें तो इलेक्शंस पर फिलहाल तो इसका कोई असर नहीं हो पाएगा, पर लेकिन ये उनके रास्ते का कहीं ना कहीं रुकावट जो है वो बन सकते हैं। जी, जी, आप टिकट वितरण की बात, मैं टिकट वितरण की बात पूछ रहा था उससे, जिस तरीके से कि आज भी कांग्रेस ने जम्मू शहर की काफी सीट्स, जो मेन शहर है उसकी सीट्स अनाउंस नहीं की हैं। करने जो उन्होंने कहा कि हम थर्ड फेज की, क्योंकि देखिए जम्मू देखिए थर्ड सर फेज में आता है। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज में टिकट वितरण का जो प्रोसीजर होता है वो तो फिलहाल पार्टी हेड जो है वही देखेंगे। अब इसमें कांग्रेस की तरफ से देरी क्यों हो रही है ये तो कांग्रेस ही जानती है, और दूसरी तरफ से अभी भी कई तरह की धारणाएं लगाई जा रही है कि कांग्रेस को किसी का डर तो नहीं है, कहीं दूसरी पार्टी से कांग्रेस डर तो नहीं गई है जिसकी वजह से वो अपने पत्ते जो है वो खोल नहीं रही है फिलहाल। जी, जी, जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि पत्ते एक दूसरे के देख के डाले जा रहे हैं, कि हाँ, पहले शायद पहले से पहले क्यों। वो पत्ता चले, फिर हम वहां पे पत्ता और चलेंगे। यही तो आज हम बात कर इनफैक्ट रहे थे इनफैक्ट जब। अभी अगर आप देखेंगे तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरे पत्ते जो हैं वो नहीं खोले गए हैं, क्योंकि अभी भी कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसके ऊपर कैंडिडेचर अनाउंस करना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी बाकी है सर। जी, जी, साक्षी, धन्यवाद आपका हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। मुझे इस प्रसारण में जुड़ने के लिए साक्षी धन्यवाद। और ये आज इलेक्शन सेंटर में आज हमने फर्स्ट टाइम हम फील्ड रिपोर्टर को भी हमारे साथ जोड़ा है और नया कुछ स्टार्ट किया, ताकि वो अपने जो
हमारी जनता जनार्दन है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको कुछ और अच्छी अपडेट इन्फॉर्मेशन दे सकें और कुछ अच्छा दिखा सकें, कंटेंट इंप्रूव कर सकें अपना। धन्यवाद साक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं यहाँ पे रविश आपका भी धन्यवाद करूंगा जुड़ने के लिए, और हमारी जनता जनार्दन जो है, हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो पसंद करते हैं, उनका भी धन्यवाद करेंगे हृदय से कि आप हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, हमें सुनते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, और उस फीडबैक पे हम अपना काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल अपडेट्स और इलेक्शंस को लेके अपडेट्स लेके हम इलेक्शन सेंटर के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे कल दोबारा से। धन्यवाद।